नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग मेडिवल हिस्ट्री का 7वां टॉपिक देख रहे हैं जो कि संबंधित है मुगल से। और मुगल काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसीलिए कहा गया था कि इसको हम लोग 4-5 वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे जितने भी इसमें टॉपिक दिए गए हैं। तो इस तरह से जो पहला पार्ट था उसमें हम लोग समझने का प्रयास किए मुगल काल का जो इतिहास था या पृष्ठभूमि था उसको थोड़ा सा, कि कैसे इसका स्थापना होता है, क्या पृष्ठभूमि है, शुरुआत कैसे होता है मुगल साम्राज्य का, वो हम लोग थोड़ा सा समझे। और इसी क्रम में जो सबसे बड़ा युद्ध था, एक तरह से कह सकते हैं निर्णायक युद्ध था सैनिक दृष्टिकोण से, पानीपत का युद्ध। तो पानीपत के युद्ध के बारे में आपको जानना था क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ था, तो इसीलिए डिटेल वाइज हम लोग पानीपत का युद्ध जाने। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाने शेरशाह सूरी का जो उपलब्धि था, जो कि सूर्यवंश से संबंधित था, उसके बारे में। आज हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में जानेंगे और इसका दूसरा पार्ट होगा जो कि संबंधित है द कंसोलिडेशन ऑफ मुगल एम्पायर। तो कंसोलिडेशन करने का मतलब यहाँ पे जो सुदृढ़ीकरण हुआ और यहाँ पे जो विस्तार हुआ मुगल साम्राज्य का, वो मेनली अकबर के काल में ही होता है। अकबर के बाद जितने भी जहांगीर हुए, शाहजहां हुए, औरंगजेब हुए, वो इसमें थोड़ा बहुत ही परिवर्तन करेंगे, बहुत ज्यादा परिवर्तन यहाँ पे नहीं करेंगे। तो मेनली जो विस्तार का और सुदृढ़ीकरण का यहाँ पे जो नीति होगा या युद्ध होगा, वो अकबर के काल में ही देखने को मिलेगा। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे ज्यादा फोकस करेंगे अकबर के काल का जो विस्तार हुआ, सुदृढ़ीकरण हुआ, या उसके काल में जो युद्ध हम लोग कह सकते हैं जो हुआ, उसके बारे में हम लोग यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। और भी वो नीति अपनाता है, उसका धार्मिक नीति है, राजपूत नीति है, जिसके कारण उसका साम्राज्य एक तरह से कहिए सुदृढ़ हुआ। और एक तरह से हम कह सकते हैं मुगल साम्राज्य को अस्थायित्व जो है वो प्रदान जो है अकबर के द्वारा ही किया जाता है। तो अकबर के बारे में पढ़ेंगे। औरंगजेब थोड़ा बहुत दक्षिण भारत का अभियान करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है नहीं, क्योंकि आपके पास अकबर को पढ़ के ही इतना ज्यादा कंटेंट हो जाएगा कि इसको लिखते ही लिखते आपका लगभग 700 से 800 है ना शब्द यहाँ पे पहुंच जाएंगे। और बहुत ज्यादा आपको लिखना है नहीं, कहीं नहीं तो फिर वही हो जाएगा, एक प्रश्न को तो बहुत डिटेल में आप लिख दीजिएगा, दूसरे के लिए आपके पास समय बचेगा ही नहीं। तो आप जो है थोड़ा से अपने आंसर को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए प्रयास कीजिए। शब्द आपका भले कम हो, लेकिन कंटेंट इतना ज्यादा होना चाहिए या इतना अच्छा होना चाहिए कि उसमें मार्क्स जो है आपको बेहतर मिल सके। तो यहाँ पे हम कोई प्रश्न लिए नहीं है, यहाँ सीधे जो क्लास नोट्स हम लोगों का है उसी से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है आपको कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्न दिखे, तो उस प्रश्न को आप पढ़िए और जो कंटेंट आपको बताया जा रहा है उसके अनुसार आप जो डिमांड होगा उसके अनुसार इस कंटेंट को यूज कीजिए और इसका आंसर लिखने का प्रयास कीजिए, जो भी आपको प्रश्न दिखेगा। और नहीं तो जो यहाँ पे बताया जा रहा है उसको पूरे वीडियो में आप देख लीजिए, आपके पास इतना कंटेंट हो जाएगा कि एग्जाम हॉल में अगर कोई भी प्रश्न इससे पूछा जाता है तो उम्मीद करते हैं इस कंटेंट के माध्यम से आप जो है सुदृढ़ीकरण और विस्तार से संबंधित कुछ भी फैक्ट जो है अगर पूछा जाएगा तो बहुत आसानी से लिख पाइएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग यहाँ पे समझते हैं मुगल काल के बारे में। तो थोड़ा सा यहाँ प्रस्तावना दिया गया है। प्रस्तावना ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे दिल्ली पे कब्जा पुनः हुमायूं का कब हो जाएगा, 1555 में, और 1556 में इसका देहांत भी हो जाता है। फिर अगला राजा जो बनता है वो अकबर बनता है। तो इस तरह से अकबर कुछ ऐसा नीति बनाता है कि उसका साम्राज्य को बनाए रखने में या साम्राज्य का विस्तार करने में वो नीति जो है काफी सहायता होता है। तो उसी का जो नीति है उसी को हम लोगों को पढ़ना है। अभी युद्ध नीति अभी हम लोग पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट हम लोग इसका राजपूत नीति पढ़ेंगे जो कि युद्ध नीति से ही संबंधित था, और धार्मिक नीति भी पढ़ेंगे जो कि है ना हम कह सकते हैं विस्तार का ही एक पार्ट था, या अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने का ही एक उसका पार्ट रहा होगा। अकबर के शासन काल में ही मुगल साम्राज्य एक राजनीतिक वास्तविकता पड़ गया। जो इसको राजनीतिक पहचान जो मिलता है वो अकबर के काल में ही मिलता है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं मुगल काल के बारे में, तो एक तरह से कह सकते हैं जो मुगल साम्राज्य का वास्तविक विस्तार होता है वो अकबर के काल में ही होता है। इसलिए कहा जाता है जो वास्तविक राजनीतिक वास्तविकता जो प्रदान होता है वो अकबर के काल में ही होता है। इसीलिए हम यहाँ पे बोले कि अकबर को पढ़ के ही आपके पास इतना कंटेंट हो जाएगा कि आपको दूसरा है ना राजा के बारे में, खासकर साम्राज्य विस्तार के क्रम में तो बिल्कुल यहाँ पे पढ़ना नहीं होगा। और ऐसे भी यहाँ सिलेबस में भी है ना बाकी राजाओं के बारे में कुछ बहुत ज्यादा पढ़ना है नहीं, औरंगजेब का राजपूत और जो धार्मिक नीति बस उसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम बता देते हैं कि यहाँ पे इनका जो जन्म होता है वो एक राजपूत घराने में ही होता है जो कि अमरकोट है। और यहाँ के शासक जो थे वो राणा वीरशाल थे, तो उन्हीं के महल में इनका जन्म होता है। और इनकी माता का नाम यहाँ पे दिया गया है हमीदा बानो बेगम, पिता का नाम को तो आपको पता है हुमायूं इनके पिता थे। तो जन्म यहाँ पे देता है 15 अक्टूबर 1542। कहीं कहीं पे डेट में आपको हो सकता है डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो डेट में आपको नहीं जाना है, आप साल देख लीजिए, 1542 में इनका जन्म होता है। अगला घटना यहाँ पे दिया गया है, देखिए जीवन का थोड़ा सा यहाँ पे पृष्ठभूमि आपको कभी कभी लिखना पड़ता है, तो जीवन का जो प्रारंभिक घटना था उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जानेंगे, तब जाके युद्ध के बारे में जानेंगे। नहीं तो कभी कभी होता है ना कि शुरुआत करने के लिए आपके पास पृष्ठभूमि के लिए कुछ शब्द नहीं रहेगा, तो फिर शुरुआत कैसे कीजिएगा। तो यहाँ पे बताया गया है 1551 में, जब वो मात्र कितने साल का था, 9 साल का। तो गजनी आपको एक जगह बताया गया था, शुरुआत से ही हम लोग पढ़ रहे हैं कि अफगानिस्तान में एक गजनी है जिसमें पहले मोहम्मद गजनी का कब्जा हुआ, फिर मोहम्मद घोरी का कब्जा हुआ। तो उसी गजनी का इसको सूबेदार क्या किया गया था, यह सूबेदारी दिया गया था। अब आप समझिए
मात्र 9 साल का बच्चा है, उसको कहीं का आप सूबेदारी दे दीजिएगा तो वो चलाने तो नहीं सकेगा। भले ठीक है, नाम का वो सूबेदार बन जाएगा, लेकिन उसको संभालना बहुत मुश्किल होगा एक 9 साल के बच्चे के लिए। इसीलिए हुमायूं जो है उसके संरक्षण में 2 व्यक्ति को नियुक्त करता है। पहला जो व्यक्ति होता है मुनीम खां, और उसके बाद जो है जब मुनीम खां आना के बाद जो दूसरा व्यक्ति आता है जिसका नाम है बैरम खां। तो उम्मीद करते हैं बैरम खां का नाम तो आप जानते होंगे, क्योंकि शुरुआती जितना भी युद्ध अकबर लड़ता है वो किसके संरक्षण में लड़ेगा? बैरम खां के संरक्षण में। तो ये आपको थोड़ा सा याद रहना चाहिए कि 1551 से इसका घटनाक्रम यहाँ से शुरू होता है कि 9 साल में ही गजनी का सूबेदार बना दिया जाएगा, लेकिन बाद में इसका जो संरक्षण है वो बैरम खां बन जाएगा। इसी बीच में यहाँ पे पता चलता है कि जनवरी 1556 में हुमायूं का मृत्यु हो जाएगा, और हुमायूं का मृत्यु यानी सुल्तान का पद खाली, और अचानक अभी अभी नया 1555 में मुगल साम्राज्य का फिर से दिल्ली में कब्जा हुआ है। अगर पता चलेगा कि यहाँ पे राजा का मृत्यु हो गया है तो बाद में है ना, यहाँ हो सकता है दूसरे राजा लोग आक्रमण कर दे और फिर से मुगल सत्ता को यहाँ पे विस्थापित कर दिया जाए, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाता है। बैरम खान के द्वारा तुरंत राजा घोषित कर देते हैं और राज्याभिषेक करवा देते हैं किसका? उसका बेटा अकबर का। तो इस तरह से लोगों को पता चल जाता है कि पुनः हम लोगों को राजा मिल चुका है, और वो राजा कौन है? अकबर। लेकिन अकबर का मात्र उस समय 14 साल हो रहा था। 14 फरवरी 1556 को उसको राजा बना दिया जाता है, और इस समय अकबर जो है मात्र 14 साल के थे। तो 14 साल का बच्चा को यहाँ पे मुगल साम्राज्य का राजा बना दिया जाता है, लेकिन उसके पीछे खड़ा था कौन? बैरम खां। और बैरम खां के संरक्षण में वो राजा बनता है, और इसका राज्याभिषेक कहा जाता है कालानूर पंजाब में हुआ था। और इस तरह से यहाँ पे मुगल साम्राज्य टूटते टूटते या बिखरते बिखरते यहाँ पे क्या हो जाता है? बच जाता है। आगे जो भी युद्ध अभी फिलहाल शुरुआती युद्ध हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वो है ना किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा? बैरम खां के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो इस तरह से अकबर को जब राजा बनाया जाता है तो उसको एक उपाधि दिया जाता है। उपाधि किसका दिया जाता है? बादशाह गाजी का। और इस तरह से जब उपाधि दिया जाएगा और बैरम खां जब इतना बड़ा रोल है ना निभा रहा होगा, तो बैरम खां को भी यहाँ पे एक बड़ा पद से सुशोभित किया जाएगा। उसको वकील या वजीर कहते थे, जिसको सैन्य और एक तरह से कहे सिविल दोनों यहाँ पे पावर इसको मिला हुआ था। और इस तरह से यहाँ पे बैरम खां को यहाँ पे वकील या वजीर नियुक्त किया जाता है। आगे मिलता है बैरम खां को उपाधि जो दिया गया वो खाने खाना का यहाँ पे उपाधि दिया गया। तो इस तरह से ये शुरुआती है कि कैसे अकबर जो है वो 9 साल की उम्र में गजनी का सूबेदार बनता है। फिर देहांत होने के बाद, उनके पिता के देहांत होने के बाद उनको वहां पे मुगल साम्राज्य का सत्ता उसको मिलता है, और उसका संरक्षक जो होते हैं वो बैरम खां होते हैं। और बैरम खां जो है बाद में अपने संरक्षण में यहाँ पे मुगल साम्राज्य का शुरुआती जो युद्ध लड़ेंगे और साम्राज्य का विस्तार करेंगे, उसमें उसका महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अकबर जो कि बैरम खां के संरक्षण में यहाँ पे युद्ध लड़ता है किसके साथ? हेमू के साथ। और इस युद्ध को हम जानते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध, क्योंकि पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हो चुका था। तो उसी पानीपत के मैदान में फिर से दूसरी बार युद्ध होता है, और ये सूर्यवंश से संबंधित है, ये आपको पता होगा। ये उपाधि भी लिया था विक्रमादित्य का। तो यहाँ पे हम लोगों को इसके बारे में ज्यादा यहाँ पे पढ़ना नहीं है, इसीलिए यहाँ पे उसको हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि सब युद्ध के बारे में डिटेल पढ़िएगा तो इतना सारा ये युद्ध लड़ा था, कितना के बारे में पढ़िएगा? वो तो सिलेबस में लिखा था आपका पानीपत का प्रथम युद्ध, इसीलिए उसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़े थे। अगर आप चाहें तो मैप में थोड़ा बहुत दिखा सकते हैं कि कहाँ अमरकोट यहाँ पे है, अकबर का यहाँ पे जन्म होता है, फिर अजमेर है, मालवा है, जहां जहां वो आक्रमण करेगा थोड़ा बहुत या अपना साम्राज्य का विस्तार करेगा थोड़ा बहुत। अगर मैप अगर आपके पास रहेगा तो इसको आप मैप में क्या कर दीजिएगा? दर्शा दीजिएगा, तो इससे इंपैक्ट जो है थोड़ा सा अच्छा जाएगा, आपको मार्किंग थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है यहाँ पे मिल जाए। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं बैरम खां से कैसे वो छुटकारा पाता है उसके बारे में, क्योंकि अगर कोई बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा तो फिर जो मेन राजा है उसको डर रहता है कि कहीं ये हमको विस्थापित ना कर दे और खुद राजा ना बन जाए। तो ये डर जो है अकबर को भी सताते रहेगा। यहाँ पे बोलता है इस युद्ध ने बैरम खां को अत्यंत शक्तिशाली बना दिया, और उसने अकबर की इच्छा और अनिच्छा की परवाह करते हुए स्वतंत्र निर्णय लेना प्रारंभ कर लिया। तो नाम का तो भले यहाँ पे राजा कौन था? अकबर, लेकिन यहाँ पे निर्णय किसके द्वारा लिया जा रहा था? बैरम खां के द्वारा। इसीलिए अकबर को थोड़ा डर सता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमको अपने पद से हटा दे, क्योंकि यहाँ पे अगर दिल्ली सल्तनत का भी इतिहास देखिए तो वहाँ गुलाम लोग ही क्या कर रहा था? शासन कर रहा था। तो कम बैरम खां का दिमाग है ना एक तरह से कहिए खराब हो जाए और हमको मार के खुद राजा बन जाए, ये डर है ना कभी कभी अकबर को सता रहा था। इसीलिए बोलता है बैरम खां की राज सत्ता पर शक्तिशाली पकड़ को देखते हुए अकबर ने अत्यंत ही चतुराई भरा यहाँ पे क्या कहता है कदम उठाता है। वो बोलता है शिकार के बहाने आगरा से वो क्या हो गया? निकल गया और चला जाता है। वो कहाँ पे? दिल्ली में चला जाता है। और उसके बाद दिल्ली में जाने के बाद वहां जो अधिकारी रहेंगे जो कि अकबर के है ना एक तरह से कहिए समर्थक रहेंगे, उसको अपने साथ वो क्या करेगा? मिलाएगा। तो बोलता है वहीं उसने सभी अमीरों को व्यक्तिगत रूप से अपने समक्ष पेश होने का एवं बैरम खां को अपदस्थ करने का फरमान जारी कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पे जो भी उसके पक्ष में थे उन लोगों को बोला गया कि दिल्ली में आप हमसे मिलिए और बैरम खां को उसका पद से
क्या किया जाएगा, जो वजीर का पद उसको मिला था उससे उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा। अकबर ने उसे समर्पण करने पर मजबूर कर दिया। अकबर ने उसे 2 विकल्प दिया, यानी बैरम खां को वो 2 विकल्प देता है, बोलता है उसके समक्ष दरबार में बने रहे, आत्मसमर्पण कर लिए, और दूसरा यहाँ पे बोलता है मक्का के तीर्थ यात्रा पर निकल जाए। तो इस तरह से समझिए, जो उसको संरक्षण दिया, अब उसको कहा जा रहा है कि आप जो है एक छोटा मोटा पद लेके दरबार में रहिए, और नहीं तो मक्का मदीना का आप हज करने के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाइए। तो चूंकि ये बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति था, इसीलिए कहा जाता है वो मक्का मदीना का जो यात्रा है उसी को चुनता है, ना कि दरबार में एक छोटा सा पद लेके वहां पे रहने का। तो इस तरह से तीर्थ यात्रा में जब वो जाते रहता है, उस समय एक अफगान युवक जो है इसका हत्या कर देता है, जो कि यहाँ पे महत्वपूर्ण नहीं है। अकबर उदारतापूर्ण उसके साथ व्यवहार करता है, और इस तरह से जो उसकी विधवा रहती है सलीमा बेगम, उसके साथ विवाह कर लेता है। पता नहीं कैसे ये लोग विवाह कर लेता है, उनके उम्र से तो ज्यादा उम्र होगा, लेकिन ठीक है, जो भी है, ज्यादा यहाँ पे दिमाग लॉजिक लगाना नहीं है। बाद बोलता है उसके 4 वर्षीय पुत्र को पुत्रवत संरक्षण भी देता है, और उसको बाद में अब्दुल रहीम खाने खाना के नाम से यहाँ पे हम लोग जानते भी हैं। तो इस तरह से ठीक है, बैरम खां से अपना पद को सुरक्षित करने के लिए वो एक कदम उठाता है। उसको डर था कि कहीं मेरा पद जो है वो समाप्त ना हो जाए, इसीलिए। लेकिन ठीक है, उसके बाद जो भी बच गए, उनके विधवा है या उनके पुत्र है, उनको संरक्षण देता है, उनके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करता। और इसका हत्या भी तो, बैरम खां का हत्या भी तो अकबर यहाँ पे करवाता नहीं है, कोई दूसरा कोई उसका दुश्मन होगा। इतना इतना ये लोग युद्ध लड़ते रहता है कि 50-60 को यहाँ पे 50 वो ये लोग दुश्मन जो है वो खड़ा ही कर लेगा। तो इस तरह से वहां पे कोई एक दुश्मन जो था अफगान युवक, उसको क्या कर देता है, मार देता है। अब यहाँ पे चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं मुगल साम्राज्य का वास्तविक विस्तार जो है वो अकबर के काल में हुआ, तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे भी दिया गया है। मुगल साम्राज्य का महत्वपूर्ण विस्तार अकबर के शासनकाल में हुआ, जबकि उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में आंशिक विस्तार ही होता है, बहुत ज्यादा विस्तार नहीं होता। औरंगजेब के शासनकाल में मुख्य विस्तार दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी मुगल साम्राज्य में शामिल करने के रूप में हुआ। उत्तर तथा मध्य भारत में साम्राज्य विस्तार को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया कि बहुत ज्यादा यहाँ पे विस्तार नहीं होगा, औरंगजेब के काल में भी दक्षिण और उत्तर पूर्व में होगा। बाकी दुगों के काल में, यानी जहांगीर और शाहजहां के काल में तो बहुत ज्यादा परिवर्तन भी देखने को नहीं मिलता। जितना साम्राज्य अकबर दे के गया, उतना ही साम्राज्य में ये लोग क्या करता है, शासन करता है। अब यहाँ पे दिया गया है कि साम्राज्य विस्तार को हम लोग एक एक करके यहाँ पे पढ़ेंगे। तो साम्राज्य विस्तार में सबसे पहले यहाँ पे हम लोग उत्तर और मध्य भारत में साम्राज्य का जो विस्तार हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा उम्मीद है करते हैं आप मैप को दिमाग में रखिएगा और इसके बाद इसको पढ़िएगा तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। उत्तर भारत के बारे में आप समझ लीजिए कि उत्तर भारत और मध्य भारत। तो यहाँ पे उत्तर भारत और मध्य भारत के जो भी महत्वपूर्ण स्थल होंगे उनको ये क्या करेगा, युद्ध करके या जैसे भी है जो भी नीति अपनाएगा और अपने साम्राज्य में यहाँ पे मिलाएगा। तो इस तरह से पानीपत का तो युद्ध पहले हो चुका था, पानीपत का दूसरा युद्ध। इसके बाद जो है अकबर का एक तरह से सकते हैं पहला जो अभियान होता है वो प्रथम सैनिक अभियान किसके खिलाफ होता है, ग्वालियर के खिलाफ। अब ग्वालियर के खिलाफ यहाँ पे जब होगा तो कहा जाता है 1559 में ग्वालियर का जो राजा रहता है रामसा, यही एक एक करके आपको याद रखना है कि कहां कब से ये आक्रमण शुरुआत करता है। तो इस तरह से रामसा जो है वो समर्पण कर देगा और इसके बाद ग्वालियर के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो जौनपुर का आता है। तो जौनपुर जो है उसके बारे में कहा जाता है अकबर ने सेनापति खान जामा ने 1560 में जौनपुर के अफगान शासकों को हराकर जौनपुर पर अधिकार कर लिया। तो इस तरह से यहाँ पे आपको पता होगा कि लास्ट में इब्राहिम लोदी का शासन चल रहा था और इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश था अफगानी थे, तो यहाँ पे कुछ कुछ जगह जो था वो अफगानियों के हाथ में था। तो इस तरह से यहाँ पे ग्वालियर जो रामशाह के अधीन था उसको भी जीत लिया गया। जौनपुर जो एक तरह से कह सकते हैं अफगान शासकों के हाथ पे था वो भी जीत लिया गया 1559 और 60 में। तो ये एक तरह से कह सकते हैं उत्तर भारत का ये अभियान था। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, जब इसके बाद 60 तक ये तो जीत लिया ग्वालियर और जौनपुर को। अब यहाँ पे दूसरा नंबर आता है, ये अगला नंबर आता है किसका, चुनार का। और ये चुनार कहाँ पे पड़ेगा, यूपी पे। अधिकार कर दोनों ने मुगल साम्राज्य को यहाँ पे क्या कर लेता है, मिला लेता है, यानी चुनार को मिला लेता है। अब यहाँ पे देखते हैं 29 मार्च 1561 का अधम खां ने मालवा पर आक्रमण कर यहाँ के शासक बाज बहादुर को हरा दिया। तो इस तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 3 जो किला था या 3 जो जगह था वो अपने अधीन में ले आया। पहला ग्वालियर, उम्मीद करते हैं ये नाम थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा, ग्वालियर है, जौनपुर है और लास्ट में यहाँ पे आपका दिया गया है चुनार। तो ये 3 जगह आप याद रखिएगा। पानीपत के युद्ध के बाद ग्वालियर जौनपुर और चुनार, ये 3 जगह को सबसे पहले अपने साम्राज्य में मिलाएगा। अगला नंबर जो आता है वो 61 में यहाँ पे आएगा और वो किसका आता है, तो मालवा पे आक्रमण होता है। और मालवा में उस समय जो शासक था वो बाज बहादुर था। तो कहा जाता है उसकी राजधानी सारंगपुर पर अधिकार कर लिया गया और अधम खां को यहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। तो इस तरह से अधम खां के नेतृत्व में यह युद्ध भी लड़ा गया था। और उसके बाद जब ये साम्राज्य में
इस राज्य को एक तरह से कह सकते हैं मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया, तो सूबेदारी का पद भी किसी को दे दिया गया जो इस युद्ध में नेतृत्व कर रहा था, और नेतृत्व कौन कर रहा था? अधम खां। और बाज बहादुर जो होता है अपने साम्राज्य से यहाँ से निकल जाता है। बाद में ये देखेंगे लड़ाई भी करता है, संगठन बनाएगा और उसके बाद ये है ना इसके खिलाफ यहाँ पे लड़ेगा भी, लेकिन फिर से वो हार जाता है। तो ये सब आगे हम लोग इसी लाइन में अभी पढ़ने वाले हैं। बाज बहादुर की पत्नी रानी रूपमती ने यहाँ पे हत्या कर ली, आत्महत्या कर ली। तो इस तरह से यहाँ पे ये घटनाक्रम आपको दिया गया है। 1562 में पीर मोहम्मद को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया। तो आदम खां के बाद अगला जो सूबेदार है पीर मोहम्मद होता है। बाज बहादुर ने दक्षिण भारत के शासकों के सहयोग से मालवा पर पुनः अधिकार किया। किसी भी शासक का अगर साम्राज्य को छीन लीजिएगा, उसकी पत्नी यहाँ पे आत्महत्या कर ली, ये घटना दिया गया है। और भी कई लोगों का यहाँ पे हत्या किया गया होगा या लोग मारे गए होंगे, तो उसका बदला लेने के लिए बाज बहादुर पुनः अपने आप को संगठित करता है दक्षिण भारत के राजाओं के साथ, और एक बार फिर से यहाँ पे मालवा यानी एमपी का जो क्षेत्र होगा उसमें ये है ना आक्रमण करेगा। लेकिन बाज बहादुर अंततः अकबर यहाँ पे बोलता है, परंतु अब्दुल्ला खां उज्बेक के नेतृत्व में पुनः मालवा पर अधिकार हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे फिर से मालवा पे अधिकार हो जाएगा मुगल बादशाह का, है ना। और उस समय नेतृत्व कर रहे थे अब्दुल्ला खां उज्बेक। आगे बोलता है बाज बहादुर अंततः अकबर के दरबार में पहुंचकर समर्पण कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पे बोलता है अकबर जो है उदारतापूर्ण व्यवहार प्रदर्शित करते हुए बाज बहादुर को मनसबदार बना दिया गया। तो कहा जाता है ना कि अकबर जो है अपने विरोधियों के साथ उदारतापूर्ण नीति को अपनाया था, उसके साथ उदार व्यवहार करता था। ऐसा नहीं कि आया तो उसको मार दिया या उसका अपमान करता था, उसका सम्मान करता था और उसके बाद बस इतना कहता था कि आप मेरा अधीनता को स्वीकार कीजिए और आप अपने अनुसार वहां पे शासन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे समर्पण करेगा और बाज बहादुर उसका मनसबदार बन के क्या करते रहेगा? शासन करते रहेगा। तो इस तरह से मालवा भी किस साम्राज्य के अधीन आ गया? तो मुगल साम्राज्य के अधीनता को स्वीकार करने लगा। अगला नंबर आता है यहाँ पे 1564 को, जिसका नाम है गढ़कटंगा और गोंडवाना विजय। तो आपको पता होगा यहाँ की एक रानी जो है वो बहुत फेमस है, जो कि कहा भी जाता है कि दो रानी में से एक रानी जो है अकबर के काल में दो रानी महत्वपूर्ण हुई, एक रानी दुर्गावती और दूसरा चांद बीबी। तो अभी रानी दुर्गावती के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर दक्षिण में जब जाएंगे खानदेश में तो वहां पे रानी चांद बीबी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो कहता है आसफ खां के नेतृत्व में गोंडवाना राज्य की शासक रानी दुर्गावती यहाँ पे है ना ने वीरता पूर्वक मुगल सेना का सामना किया, परंतु इस परिस्थिति में उसके राज्य के अर्ध स्वतंत्र सरदारों ने उसका साथ नहीं दिया। तो यहाँ पे रानी लड़ रही थी, लेकिन उसके है ना साथ जो है, जो साथ देने वाले अर्ध स्वतंत्र जो आधे आधे स्वतंत्र हो चुके थे, मतलब कुछ नियंत्रण है ना गोंडवाना का था, किसी में कुछ नियंत्रण गोंडवाना का नहीं था। तो उस तरह के राजा अगर सपोर्ट करते तो हो सकता है वो अकबर के ऊपर और है ना विजय भी प्राप्त कर लेती। लेकिन कहा जाता है उसके जो अर्ध स्वतंत्र राज्य थे कोई भी उसका सपोर्ट नहीं कर रहे थे और इस तरह से उसको पराजय का सामना यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे यहाँ पे बोला जाता है कि रानी दुर्गावती जो है अपने अल्प आयु पुत्र जो है वीर नारायण की संरक्षिका थी। तो इस तरह से एक छोटा सा बच्चा है और उस बच्चा का संरक्षिका के तौर पे रानी दुर्गावती थी और वो चाह रही थी किसी भी तरह से मुगल साम्राज्य का विस्तार गोंडवाना में ना हो और गोंडवाना पे मुगलों का कब्जा ना हो, और इसके खिलाफ वो लड़ती भी है, लेकिन यहाँ पे उनके ही लोग उनका साथ नहीं देते। अपने पराजय अवश्यम्भावी जानकर दुर्गावती छुरा मारकर आत्महत्या कर ली। तो किसी का है ना किसी के सामने समर्पण करने से अच्छा है कि आत्महत्या कर लिया जाए, इनके लिए ये है ना ज्यादा बेहतर लगा। और इसके बाद ये अपना एक तरह से कह सकते हैं हत्या कर लेती है और आत्महत्या के है ना बाद जो है एक तरह से कह सकते हैं ये जो साम्राज्य है वो किसके अधीन चला जाएगा? गोंडवाना, तो मुगलों के साम्राज्य के अधीन आ जाएगा। इसके पश्चात आसफ खान ने जबलपुर के पास स्थित उसकी राजधानी चौरागढ़ पर अधिकार कर लिया। यहाँ पे कमला देवी भी दिखा जाता है जो कि दुर्गावती की यहाँ पे बहन थी, जो कि मुगल हरम में यहाँ पे उनको ले जाया जाएगा और अकबर शायद उनके साथ विवाह भी करता है। साथ ही अकबर ने गढ़कटंगा को संग्राम शाह रानी दुर्गावती के ससुर के छोटे पुत्र चंद्र शाह को लौटा दिया। तो इस तरह से अकबर का नीति यही था कि जिस भी है ना शासक को ये पराजित करा उसी का कोई संबंधी होगा उसको वो साम्राज्य दे दिया जाएगा, बस उससे कहा जाएगा कि आप जो है मुगल का अधीनता को स्वीकार कर लीजिए। तो इस तरह से लेकिन मालवा के है ना सरहद पर स्थित 10 किलो को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण किले थे एक तरह से कह सकते हैं उसको वो क्या कर लेता है, मिला लेता है, ताकि फिर से यहाँ पे कोई बड़ा विद्रोह ये लोग ना कर दे। अब हम लोग उत्तर भारत का अभियान देखने के बाद अब देखते हैं पश्चिम भारत का अभियान। तो अकबर ने राजपूत शासकों से मित्रता एवं वैवाहिक संबंध स्थापित किया, परंतु जिन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की उस पर आक्रमण कर अपनी अधीनता स्वीकार करने को बाध्य किया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं या
आपको इतना तो आइडिया हो गया होगा कि अगर वैवाहिक संबंध के द्वारा कोई साम्राज्य उसमें मिल जा रहा है तो ठीक है, और नहीं तो फिर क्या किया जाता था, युद्ध नीति को अपनाया जाता था और इस तरह से युद्ध करके उसके साम्राज्य को क्या कर लिया जाएगा, मिला लिया जाएगा। कहा जाता है यहाँ पे चित्तौड़ के महाराणा प्रताप को छोड़कर लगभग सभी राजपूत शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो यहाँ पे अब महाराणा प्रताप का नाम तो सुने ही होंगे, हल्दीघाटी का युद्ध अभी हम लोग पढ़ेंगे भी, तो इसको छोड़ दिया जाए, यानी चित्तौड़ का छोड़ दिया जाए, मेवाड़ को छोड़ दिया जाए। चित्तौड़ मेवाड़ के किला के मेवाड़ के अंतर्गत ही आता था चित्तौड़ किला, तो इसको छोड़ दिया जाए। तो कहा जाता है जितने भी राजपूत थे वो कम बेसी है ना, आज ना कल जैसे भी होगा वो जो है अकबर के अधीनता तो वो स्वीकार कर ही लिए थे। जिसमें सबसे पहला एग्जांपल दिया जाता है आमेर का, जो कि जयपुर में है, राजा भारमल का। इसका नाम सुने होंगे, पिक्चर अगर आप देखेंगे इन्हीं के बेटी का नाम जो है वो जोधाबाई मिलता है। तो प्रथम राजपूत शासक था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली 1562 ईस्वी में। कहा जाता है भारमल की अकबर से मुलाकात उस समय में थी जब अकबर जो है अजमेर में यहाँ पे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर यात्रा कर रहे थे। तो आप पिक्चर देखेंगे तो आपको वहां पे पता होगा कि जब वो अजमेर जाता है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में, उसी समय भारमल जो है इसके साथ मुलाकात करते हैं। और वो नहीं चाह रहे थे कि जिस तरह से अत्याचार या एक तरह से आप कह सकते हैं दहशत जो है वो दूसरे जगह ये लोग फैलाए थे, उस तरह का दहशत जो है यहाँ पे उनके साम्राज्य में फैलाया जाए और बिना मतलब का यहाँ पे सबका खून बहा के आत्मसमर्पण करने से अच्छा है कि हम उसका अधीनता को स्वीकार कर लें। क्योंकि यहाँ पे उसका जो है ना, एक तरह से कह सकते हैं युद्ध के बाद जो नुकसान हो रहा था, आम लोगों का जो नुकसान हो रहा था, ये चीज ये लोग देख रहे थे। तो बहुत सारे राजा का ये भी मानना था कि लोगों को मरने के बाद या मारने के बाद हम समर्पण करें, उससे अच्छा है कि हम पहले ही समर्पण कर दें। कम से कम इसे है ना, लोगों का जान तो क्या जाएगा, बच जाएगा। तो कालांतर में भारमल की पुत्री जोधाबाई ने अकबर से विवाह कर लिया, जिसके गर्भ से जहांगीर यानी सलीम का जन्म हुआ। अकबर ने भारमल के दत्तक पुत्र भगवान दास एवं पौत्र मानसिंह, मानसिंह उसका मुख्य सेनापति में से एक था, उम्मीद करते ये नाम जानते होंगे। झारखंड में भी इसका आक्रमण हुआ था। चलिए, उड़ीसा होते झारखंड होते हुए कहाँ जाता है, उड़ीसा जाता है। 1562 में सरफुद्दीन के नेतृत्व में मेड़ था, जिसका शासक का नाम है जयमल, जो मेवाड़ के राजा उदय सिंह का सामंत था, को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। तो मेवाड़ जो है उसको तो अपने अधीन कर नहीं सकेगा, लेकिन मेवाड़ के अधीन जो साम्राज्य, छोटे मोटे साम्राज्य थे, उसको वो अपने अधीन कर लेगा। तो मेवाड़ के अधीन एक छोटा सा साम्राज्य था जिसका नाम था क्या, मेड़ था, और इसका जो शासक था वो जयमल। तो जयमल एक्चुअली किसका अधीनता को स्वीकार करता था, अभी हम लोग देखेंगे, मेवाड़ का राजा उदय सिंह। और यही मेवाड़ के राजा का उदय सिंह के बाद जो होगा महाराणा प्रताप होगा। तो इस तरह से यहाँ पे वो मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करते थे। लेकिन अब जो मेड़ता है वो किसका अधीनता स्वीकार करने लग गया, अकबर का, यानी मुगल साम्राज्य का अधीनता को स्वीकार करने लग गया। तो ठीक है, मेवाड़ को वो अपने साथ नहीं मिला पा रहा था, लेकिन मेवाड़ का जो है ना राज्य या उसके अधीनता को जो स्वीकार करने वाले राज्य, उसको तो वो अपने साथ मिला ही सकता था। तो इस तरह से अकबर जो है अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। बोलता है मेवाड़ राजस्थान का एकमात्र राज्य था जहां राजपूत शासकों ने अकबर की अधीन मुगल शासन का सदैव विरोध करते हैं, जो कि शुरुआत से आपको बताया भी जा रहा है। 1567 में अकबर का मेवाड़ पर आक्रमण हुआ। मेवाड़ का शासक सिसोदिया वंश का राणा उदय सिंह था। तो इस तरह से ये सिसोदिया वंश का राणा उदय सिंह है, और यही महाराणा प्रताप हम लोग इसके बाद हम लोग देखेंगे। तो ये चीज याद रखिएगा, ये मेवाड़ के शासक है, और मेवाड़ के शासक जो है कहा जाता है सबसे ज्यादा यहाँ पे मुगलों का विरोध करते हैं। और अकबर तो पूरी तरह से मेवाड़ को अपने जीवन काल में मिला भी नहीं पाता है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 6 महीने के घेरे के पश्चात अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर ली। सामंतों की सलाह पर राणा उदय सिंह ने अपने प्रसिद्ध योद्धाओं जयमल और फतेह सिंह को किले की रक्षा का भार सौंपकर स्वयं जंगलों में छिप गया। तो इस तरह से कई लोग चाहते हैं ना कि कम से कम उसका राजा जिंदा रहे, क्योंकि राजा जिंदा रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी तरह से अपने साम्राज्य को वापस ले सकते हैं। इसलिए उसके सेनापति जब तक जिंदा है तब तक राजा को किसी तरह का कोई भी नुकसान पहुंचने नहीं दे देते। इसीलिए कहा जाता है किले का जिम्मेदारी जो देता है वो किसको देता है। ये नाम बहुत फेमस है, याद रखिएगा, है ना। ये नाम जो है ना बहुत फेमस है, जयमल और फत्ता, क्योंकि इसके बहादुर से प्रेरित होकर इसका जो दुश्मन हम कह सकते हैं अकबर है, वो भी इतना ज्यादा प्रभावित होता है कि अकबर के किला के जो सामने गेट था, आगरा का जो किला के सामने जो गेट था, वहां पे इनका मूर्ति को लगाता है। तो इस तरह से जयमल और फत्ता जो है वो जो है रक्षा का भार सौंप देते हैं, और दोनों अपना किला का रक्षा करते हुए, यानी चित्तौड़ किला का रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त भी हो जाते हैं। 1568 में अकबर ने किले पर अधिकार करने के बाद वहां के किसानों और योद्धाओं का बर्बरतापूर्ण कत्ल किया। तो राजा महाराजा जो है अपने साम्राज्य के विस्तार करने के लिए आम लोगों का कत्ल करते थे, और इससे उसको कोई भी दुख होता नहीं था। और यही चीज आपको अकबर के काल में भी शुरुआती चरण में देखने को मिलेगा, जब वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा होगा। बाद में ठीक है अपना नीति में परिवर्तन लाता है, लेकिन शुरुआती चरण में तो यही देखने को मिलता है, साम्राज्य विस्तार के क्रम में वो कई लोगों का कत्ल करता है। और है ना,
अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा। यह पहला और अंतिम अवसर था जब अकबर ने ऐसा कत्लेआम करवाया। तो इस तरह से कहा जाता है, इतिहास किताब में ही लिखा हुआ है कि ऐसा हमको पहले भी देखने को नहीं मिला था इस तरह का कत्लेआम, और बाद में भी देखने को नहीं मिला था। लेकिन हो सकता है ये साम्राज्य उसके अधीन नहीं मिल रहा होगा, तो कहीं का फ्रस्ट्रेशन जो है वो कहीं निकाल दिया गया और वहां के आम लोगों का इस तरह से कत्लेआम किया गया। इसके पश्चात अकबर ने जयमल और फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर आगरा के किले के मुख्य द्वार के बाहर इन दोनों वीर योद्धाओं का हाथी पर सवार प्रस्तर की प्रतिमाएं स्थापित की गई। तो इस तरह से कभी कभी कहते हैं ना कि दुश्मन अपने दुश्मन से भी कोई कोई इतना ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं उनके वीरता से कि है ना उनका सम्मान करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाथी में सवार जो है जयमल और फत्ता का यहाँ पे टूट गया होगा शायद इसलिए, तो ये आगरा के किला में उस समय बनाया गया था। आगे बोलता है 18 मार्च 1569 रणथंभ बौर के किले पर अधिकार कर लिया। तो इस तरह से चित्तौड़ के बाद अगला नंबर जो आता है वो कहाँ पे आता है, मेवाड़ को तो पूरी तरह से कब्जा करेगा भी नहीं, है ना कहीं ना कहीं मेवाड़ के राजाओं या वहीं के उन्हीं के परिवारों का शासन चलता रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे अगला जो किला था, यहाँ पे रणथंभ बौर था, वहां का शासक जो था वो सुरजन राय को यहाँ पे वो पराजित करता है 18 मार्च 1569। तो मोटा मोटे आप समझिए कि 61 से हम लोग चलते चलते आप 69 तक आ गए हैं। और इस तरह से वो राजस्थान की बहुत सारी जगहों पे, मुख्य जो जगह है उन पे वो क्या करेगा, अपना साम्राज्य का विस्तार करेगा या उसको अपने अधीन लाएगा। जोधपुर पूर्व में ही मुगल साम्राज्य से मिल चुका था, जोधपुर पहले ही मिल चुका था, जबकि रणथंभ और विजय के पश्चात बीकानेर और जैसलमेर है ना सहित अनेक राजपूत रियासत ने अकबर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। जैसे यहाँ पे कहा जाता है जोधपुर तो पहले से मिल गया था अकबर के काल में इस अकबर से, जैसे यहाँ पे रणथंभ पर विजय होता है तो बाकी के जो रहते हैं बीकानेर जैसलमेर सहित जो भी अन्य राजपूत राज्य घराने रहते हैं वो अकबर का अधीनता को स्वीकार कर लेंगे। लेकिन आपको शुरुआत से ही बताया गया कि मेवाड़ एक ऐसा राजघराना था या एक ऐसा है ना सिसोदिया वंश का है ना राज परिवार था जो कि कभी भी मुगलों के अधीनता को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते। और जैसा कि आपको यह भी बताया कि अकबर के जीते जी ये पूरी तरह से मेवाड़ पे एक तरह से कह सकते हैं कब्जा भी नहीं करता। तो उदय सिंह के मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का जो अगला राजा बनता है वो महाराणा प्रताप है। और उम्मीद करते हैं महाराणा प्रताप का नाम तो हर कोई यहाँ पे सुने होंगे। क्यों? क्योंकि 18 जून 1576 को जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी है इसको अलग अलग तौर से देखा जाता है। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो इन्हीं दोनों राजाओं के बीच हुआ था। यहाँ कहा जाता है राजा मानसिंह एवं आसफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना महाराणा प्रताप के बीच अरावली की पहाड़ियों में स्थित हल्दी घाटी के मैदान में यहाँ पे हुआ। मुगलों ने इसमें क्या कर ली, विजय प्राप्त कर ली। तो इस तरह से यहाँ पे मुगल जो है विजय प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन महाराणा प्रताप का जो जीवन है इसके बारे में कई यहाँ पे घटनाएं या उनके घोड़े के बारे में कहानी आपको देखने को मिलेगा कि कैसे वो घोड़े को एक हाथी के जैसा यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देते थे और लगता था उनका घोड़ा नहीं बल्कि क्या है, हाथी है। तो ये सब कहानी जो है या आप जो है वो लोक कथा जो है आप YouTube में कभी समय मिले तो जरूर इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। ये विजय अकबर के लिए इतना महत्वपूर्ण था, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि वो बहुत पहले से प्रयास कर रहा था और वो जीत नहीं पा रहा था। लेकिन महाराणा प्रताप जैसे राजा को भी वो क्या कर लेता है, आंशिक रूप से पराजित तो कर ही दिया यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे पराजय करने के बाद कहता है कि वो जो है फाउंडेशन करता है, एक न्यू कैपिटल का राजधानी बनाता है ना, जो कि आपका आगरा से लगभग यहाँ पे 37 किलोमीटर यहाँ पे दूर के आसपास है। और उस जगह का नाम रखता है फतेहपुर सिकरी, यानी यहाँ फतह कर लिया, जीत लिया, ठीक ना। इट वॉज कॉल्ड फतेहपुर सिकरी द सिटी ऑफ विक्ट्री, यानी एक ऐसा शहर जो कि जीत का क्या दिखाता है, प्रतीक को दिखाता है। बोलता है इस तरह यह अभियान मेवाड़ पर मुगल साम्राज्य की पूर्ण रूपेण स्थापना नहीं कर सका, लेकिन फिर भी बोलता है जैसे कि अभी हम बोले आंशिक विजय था। आंशिक विजय बोलने का रीजन यही है कि मेवाड़ पर फिर भी यहाँ पे फतेहपुर सिकरी ये बना रहा है, वहां पे आंशिक वहां पे मुगल जो है वो विजय हो गया मानसिंह के नेतृत्व में, लेकिन फिर भी यहाँ पे मेवाड़ पे पूरी तरह से अकबर जो है कब्जा नहीं कर पाया। इसीलिए हम बोले वो आंशिक एक तरह से कह सकते हैं वो विजय था। 1597 में महाराणा प्रताप या राणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र अमर सिंह मेवाड़ का शासक बना। इसके शासन काल में भी 1599 में मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना मेवाड़ पर आक्रमण किए। तो ठीक है, यहाँ पे अमर सिंह पुनः यहाँ पे राजा बनता है महाराणा प्रताप के बाद, लेकिन यहाँ पे उसके बाद मान सिंह कब्जा भी करता है, लेकिन आक्रमण भी करता है, लेकिन फिर से वहां पे कब्जा नहीं किया जाएगा कि जिसमें मुगल सेना विजयी रहे। विजयी तो हमेशा थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन पूरी तरह से पूर्ण रूप से जो कब्जा है वो नहीं कर पाते हैं। परंतु इस बार भी मेवाड़ पर पूर्ण रूपेण अधिकार नहीं किया जा सका। कालांतर में जहांगीर ने इस कार्य को पूरा किया, यानी मेवाड़ को अपने साम्राज्य में मिला लेगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग जो देखे पश्चिम में राजस्थान के जो महत्वपूर्ण इलाके थे उसको कैसे कब्जा किया गया या अपने साम्राज्य में मिलाया गया, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जाने। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं 1569 का काल में ही एक जगह दिया गया है कालिंजर का किला। ये कालिंजर यूपी में पड़ता है। बोलता है
मजनू खां के नेतृत्व में कालिंजर के किला पर अधिकार कर लिया। रीवा के राजा रामचंद्र के साथ उदारतापूर्ण व्यवहार करते हुए उसे है ना, या उसी को यहाँ पे इलाहाबाद के समीप एक जागीर दे दी गई। तो इस तरह से जहाँ का जो राजा था, वहाँ का जो राजा था या शासक था, उसके साथ उदारतापूर्ण व्यवहार किया जाता है और उसको यहाँ पे मनसबदारी या जागीरदारी दे दिया जाता है। इसके अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा या प्रतापगढ़ सहित अनेक राजपूत शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार अकबर के समय मेवाड़ को छोड़कर लगभग पूरे राजपूताना पर अकबर का साम्राज्य स्थापित हो गया। सितंबर यहाँ पे अकबर मतलब राजपूत घराना यहाँ पे उसका क्या हो गया, उसके अधीनता को स्वीकार करने लगा। अब यहाँ पे इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अभियान पढ़ेंगे जो कि संबंधित है गुजरात का। तो गुजरात जो है वो बहुत पहले से फेमस था। अलाउद्दीन खिलजी के समय भी हम लोग देखे थे कि गुजरात का वो क्या करता है, अभियान करता है, क्योंकि वो बंदरगाह था और हम कह सकते हैं वो जो है विदेशी व्यापार करने के लिए महत्वपूर्ण भी था। दूसरा चीज यहाँ पे हम लोग देखते हैं गुजरात अभियान, है ना, कि गुजरात अभियान यहाँ पे जो होता है वो 1572 का है, यानी कि 69 के बाद लगभग 2-3 साल के बाद। तो कारण क्या होता है, साम्राज्य विस्तार के साथ साथ उसको आर्थिक कारण था, मतलब पैसा भी चाहिए था। केवल साम्राज्य विस्तार करने से नहीं चलेगा, साम्राज्य विस्तार में के कारण आप कई सारे युद्ध लड़ रहे हो, उसमें तो खर्चा होता है ना, तो उस खर्चा को वहन करने के लिए आपके पास इनकम का भी कोई सोर्स होना चाहिए। और इनकम के सोर्स के लिए एक गुजरात का जो है ना जगह था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ से व्यापार होते थे और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा टैक्स राजा को मिल सकता था। गुजरात का शासक था मुजफ्फर अली खां तृतीय। अकबर ने 26 जनवरी 1573 तक सूरत, अहमदाबाद एवं कैम्बे पर अधिकार कर लिया। तो जो महत्वपूर्ण जगह थी गुजरात का, चाहे वो सूरत हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे कैम्बे हो, सब पे अधिकार कर लिया था 26 फरवरी 1573 तक। कौन? तो अकबर यहाँ पे कर लेता है। उसी समय खंभात में अकबर ने पहली बार समुद्र का दर्शन किया। तो इससे पहले हो सकता है वो समुद्र देखा नहीं होगा, तो बोलता है जब गुजरात अभियान में जाता है तभी उसको पहली बार समुद्र क्या होता है, दिखता है। पुर्तगाल व्यापारियों के एक दल ने भी अकबर से आकर पहली बार मुलाकात की। अकबर ने खाने आजम मिर्जा अजीज कोका को गुजरात का गवर्नर नियुक्त किया और वापस हो गया। तो इस तरह से यहाँ पुर्तगाल का भी है। आपको पता होगा कि पुर्तगाल जब यहाँ पे आए थे तो समुद्र में अपना पूरा प्रभुत्व जमा लिए थे। एस्तादो डा इंडिया के नाम से है ना जाना जाता था। एक काटेज व्यवस्था ये शुरू किए थे, परमिट व्यवस्था, और मुफ्त में या है ना एक तरह से कह सकते हैं शुल्क रहित काटेज जो है वो अकबर भी लेता है, यानी कि पैसा नहीं देता है लेकिन फिर भी उसका अधीनता को या उसका परमिट को लेता है और स्वीकारता है। तो इस तरह से यहाँ पे पावर दिखाया गया था किसका, तो पुर्तगाल का, कि समुद्र में जो पावर है, ठीक है, स्थल में पावर है अकबर का, लेकिन समुद्रों में किसका पावर है, तो यहाँ पे आपका पुर्तगालियों का। यहाँ पे बोलता है इस विजय के बाद एक बुलंद दरवाजा बनाता है जिसको डोर ऑफ विक्ट्री के नाम से जानते हैं। तो जब यहाँ पे मेवाड़ में यहाँ पे है ना विजय प्राप्त किया गया, आंशिक रूप से ही भले, तो फतेहपुर सिकरी बनाया गया। इसी फतेहपुर सिकरी में यहाँ पे एक बुलंद दरवाजा बनाया गया जो कि गुजरात अभियान के बाद यहाँ पे बनाया गया था। तो 6 माह के अंदर ही मुगल साम्राज्य के विरोधी गुट एकीकृत हो गए और इस तरह से यहाँ पे जब गुजरात जीत के वापस आ जाता है तो मुगल साम्राज्य के जो भी एक तरह से कह सकते हैं विरोधी थे वो सभी एकीकृत होते हैं और मुगल साम्राज्य का जो सूबेदार रहेगा उसको हटाने का वो प्रयास करेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से इत्तयारुल मुल्क एवं मोहम्मद हुसैन मिर्जा, याद हुआ तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। उन्होंने गुजरात के गवर्नर अजीज कोका से कई क्षेत्र जीत लिए। इस समाचार को सुनते ही अकबर ने 11वें ही दिन 2 सितंबर 1573 को अहमदाबाद पहुंचकर विद्रोह को कुचल डाला। तो मात्र 11 दिन में वो क्या करता है, वो जैसे समाचार मिलता है वो आएगा और इस विद्रोह को कुचल देगा। इस द्रुतगामी अभियान में अकबर के साथ उसके केवल 3000 सिपाही पहुंच पाए, जिन्होंने विद्रोहियों की 30,000 सेना को अपने पराक्रम के बल पर हरा दिया। तो हम लोग देखे थे बाबर भी पानीपत के युद्ध में मात्र 12,000 सेना के साथ यहाँ पे लड़ रहा था और इब्राहिम लोदी के पास 1,10,000 सेना थे मिनिमम में भी, है ना, थोड़ा बहुत कम बेसी यहाँ पे हो सकता है। उसी तरह यहाँ बोल रहा है ये 3,000 सेना लेके गया और 30,000 सैनिक के ऊपर भारी पड़ गया। तो इस तरह से कभी कभी कहते हैं ना हम लोग कि यहाँ पे संख्या बल पे डिपेंड नहीं करता है, आपका स्ट्रेटजी क्या है ये डिपेंड करता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि कितना लिखे, क्या पेज लिखे, उसको मत देखिए, कंटेंट आपका क्या है वो चीज पे आपको क्या मिलेगा, मार्क्स मिलेगा। इस सैनिक अभियान को संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी अभियान कहा गया, जिसमें सामान्यतः 6 सप्ताह का समय यहाँ पे लग गया था। अब यहाँ पे उत्तर भारत, पश्चिम भारत देखने के बाद अगला नंबर हम लोगों का आता है पूर्वी भारत। तो पूर्वी भारत में कैसे साम्राज्य का विस्तार होता है, चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बोलता है शेरशाह के हाथों हुमायूं के पराजय के बाद से ही बिहार तथा बंगाल पर अफगानों के शासन थे। तो इस तरह से यहाँ पे शेरशाह सूरी यहाँ पे अफगान है ना का शासन था, वो दूसरा अफगान था। आपको पता होगा लोदी के बाद दूसरा अफगान कौन था, शेरशाह सूरी का। तो चूंकि शेरशाह सूरी यहाँ पे जब शासन करते रहेंगे तो उसी के राजवंश या उसी से संबंधित जो खानदान के होंगे वो लोग कहीं ना कहीं बिहार और बंगाल में भी क्या करते रहेंगे, शासन करते रहेंगे। तो उसी को यहाँ पे बताया गया। 1564 में बिहार के गवर्नर सुलेमान करानी ने बंगाल को अपने अधीन कर लिया। सुलेमान ने अकबर की अधीनता को स्वीकारा और 72 में दाऊद ने मुगलों की अधीनता को मानने से इनकार कर दिया। 1574 में अकबर ने मुनीम खां और खान
खाने खाना के साथ बिहार की ओर प्रस्थान किया। थोड़े समय में हाजीपुर तथा पटना पर अधिकार कर लिया। दोबारा विद्रोह करने पर दाऊद का वध कर दिया। तो इस तरह से एक बार उसको अपने अधीन किया और दोबारा जब इस तरह से मतलब विद्रोह करता है दाऊद खां, तो दाऊद खां का दोबारा क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। इसे लगभग 200 साल से चले आ रहे बंगाल के एक स्वतंत्र शासन का अंत हो गया। जो बंगाल अपने आप को हमेशा स्वतंत्र रखता था, उसका स्वतंत्रता अंत हो गया। अब ये किसके अधीन आ गया, तो मुगलों के अधीन। उड़ीसा के कुछ भाग अब भी अफगान सरदारों के अधीन थे। 1592 में मानसी, ये तो हम लोग झारखंड में भी पढ़े थे, मानसी ने संपूर्ण उड़ीसा को मुगल साम्राज्य के अधीन कर लिया और इसमें नागवंशी राजा इनका सपोर्ट कर रहे थे, पोड़ाहाट का राजा भी इनका सपोर्ट कर रहे थे, ऐसा हम लोग यहाँ पे देखे थे, सिंहभूम का राजा, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं उत्तर पश्चिम में विजय, रोशनियों का दमन। अब उत्तर और पश्चिम में हम लोग जाएंगे, यानी कि अब पाकिस्तान का एरिया थोड़ा बहुत इमेजिन कर सकते हैं। तो रोशनाई एक संप्रदाय था जिसका गठन सीमा क्षेत्र में पीर रोशनाई नाम से एक सिपाही ने किया था। तो इस तरह से यहाँ पे याद रखिएगा, एक संप्रदाय था जिसका गठन जो है सीमा क्षेत्र यानी कि जो बॉर्डर एरिया था उसमें पीर रोशनाई करके कोई एक व्यक्ति होगा, इस संप्रदाय का एक तरह से कह सकते हैं संगठन किया था। जलाल पिता की मृत्यु के बाद संप्रदाय का मुखिया बना और इस तरह से रोशनियों ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और काबुल तथा हिंदुस्तान के बीच के मार्ग को काट दिया। अब समझिए काबुल जो है इनका मेन पार्ट रहा होगा और उसका मार्ग को आप काट दीजिएगा तो व्यापार होगा कैसे। यहां बोलता है दमन के लिए किसको भेजता है, जैन खां को, और इसकी सहायता हेतु सैयद खां धक्सर तथा राजा बीरबल को यहाँ पे अलग सेना के साथ भेजा जाता है। तो राजा बीरबल जो है इसके साथ भेजा जाता है। इसी अभियान के दौरान राजा बीरबल जो होता है यहाँ पे बोला जाता है मारा जाता है, लगभग अपने 8000 सैनिकों के साथ मारा जाता है। तो इस तरह से जैन खां को भी पराजित कर दिया गया। अकबर को राजा बीरबल की मृत्यु से बहुत बड़ा आघात लगा क्योंकि वह उसके अत्यंत साथियों में से मतलब बहुत उसका करीबी था। ऐसे भी अकबर और बीरबल का कहानी तो आप सुने भी होंगे। अकबर के एक आदेशी राजा टोडरमल एवं राजा मानसिंह के संयुक्त अभियान के कारण रोशनियों को पराजित कर दिया गया। तो समझिए उसका सबसे प्रिय व्यक्ति यहाँ पे इस अभियान में मारा गया, इसीलिए बाद में इसका जो दूसरा व्यक्ति होगा टोडरमल और राजा मानसिंह, उसको भेजा जाएगा और बोला जाएगा इनका दमन करो, और इस तरह से यहाँ पे इनका दमन कर दिया जाएगा। तो उत्तर पश्चिम में जो रोशनियों का विद्रोह था वो दमन कर दिया गया। अब यहाँ पे देखते हैं कश्मीर का विजय। कश्मीर के बारे में दिया गया है 1556 में, मुगल 86 में मुगल साम्राज्य शामिल कर लिया गया। इस दौरान कश्मीर के राजा यशुफ खां अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और उसके पुत्र याकूब विद्रोह कर देते हैं। तो ठीक है, पिता यहाँ पे अधीनता स्वीकार कर रहा है, बेटा जो है विद्रोह कर दे रहा है। ठट्टा सिंध में यहाँ पे है जो कि पाकिस्तान में आपको पड़ेगा। तो 1590 में खान ए खाना को सिंध विजय तथा बलूचियों का दमन करने का आदेश दिया। इसके बाद ठट्टा को विजित कर लिया गया और इसे मुल्तान के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। समीप के क्षेत्र में मुगल सेनाओं ने बलूचियों का दमन जारी रखा। सन 1595 ईस्वी में अंतिम तौर पर उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर मुगलों की सर्वोच्चता यहाँ पे क्या हो गई, स्थापित हो गई। तो इस तरह से यहाँ पे ये ठट्टा पे भी ये लोग क्या कर लेते, कब्जा कर लेते। तो चलिए ठीक है, मुल्तान के गवर्नर है ना के अधीन हो गया, यहाँ पे ये दिया गया। राजा यहाँ पे हम मान सिंह सबके बारे में लिखे, ये सब है ना बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं। देखिए कंटेंट हो गया ना आपके पास, इतना ज्यादा कंटेंट हो गया कि इतना को ही लिखते लिखते है ना या याद करते करते हालत खराब हो जाएगा, तो फिर औरंगजेब के बारे में क्या पढ़िएगा। प्रारंभिक संपर्क यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे ये दक्षिण भारत का मुझे लगता है ना, दक्षिण भारत में देख लेते हैं, जिसमें यहाँ पे देख रहे हैं दाभोल है, मांडू है, मालवा है, खानदेश है, बरार है, अहमदनगर है, यहाँ पे जुनार है, बीजापुर है, गुलबर्गा है, बीदर है, गोलकोंडा है। तो दो को नाम याद रखिएगा यहाँ पे कम से कम, गुलबर्गा याद रखिएगा, गोलकोंडा याद रखिएगा, बीजापुर वगैरह सब थोड़ा बहुत याद रखिएगा, अहमदनगर यहाँ पे है ना। और अगर आपके पास मैप है तो मैप में थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। अब दक्कन भारत या दक्षिण भारत में अभियान जो है उसको समझने का यहाँ पे हम प्रयास करते हैं। बोलता है प्रारंभिक संपर्क दूध भेजने तथा यदा कदा भेंट तक ही सीमित रहता था। शुरुआती समय अपना कोई दूध भेज दिया या थोड़ा बहुत संपर्क हो गया, वही से चलता था। 1590 के बाद चूंकि है ना हम देखते हैं कि 80-85 तक तो वो उत्तर भारत में पूरा उलझा हुआ रहता है। तो 90 के बाद अकबर ने इन राज्यों को मुगल नियंत्रण के अधीन करने के लिए योजना बनाना शुरू किया। इस समय के आसपास दक्कन राज्यों की आंतरिक एवं आपसी कलह भी चल रहे थे, यानी आपस में ये लोग लड़ झगड़ रहा था। 1595 में मुगल सेनाओं ने अहमदनगर पर अधिकार कर लिया। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया कि ये जो है आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जहां अहमदनगर है गोदावरी नदी के थोड़ा सा ऊपर में, तो अहमदनगर पर यह अधिकार कर लिया। गुजरात का सूबेदार शहजादा मुराद तथा अब्दुल रहीम खाने खाना के नेतृत्व में खानदेश की शासिका चांद बीबी ने बीजापुर के शासक इब्राहिम अली शाह तथा गोलकुंडा के शासक कुतुब शाह से यहाँ पे सहायता का आग्रह किया, किंतु कोई सहायता यहाँ पे यह सफलता नहीं मिली। तो इस तरह से अहमदनगर पर यहाँ पे क्या कर लिया गया था, अधिकार कर लिया गया था। तो बोला गया गुजरात का सूबेदार शहजादा मुराद तथा अब्दुल रहीम खाने खाना के नेतृत्व में यह किया गया था। खानदेश की जो शासिका के, जैसे अभी आपको बताया गया कि दो शासिका यहाँ पे
रानी दुर्गावती और दूसरा का नाम क्या आता है, चांद बीबी। ये दो का नाम आपको याद रखना है। गोंडवाना में रानी दुर्गावती और यहाँ खानदेश की शासिका चांद बीबी। लेकिन फिर वहां पे भी जैसे दुर्गावती को उसी के साथ के लोग है ना सहायता नहीं करते, उसी तरह से यहाँ पे भी है ना चांद बीबी का बीजापुर के शासक इब्राहिम अली शाह तथा गोंडकुंडा के शासक है ना कुली कुतुब शाह से वो सहायता का आग्रह किया करती है, लेकिन उसको कोई सफलता मिलता नहीं है, यानी कि उसका सहायता नहीं मिलता है। चांद बीबी और मुगल सेना दोनों है ना ओर से भारी नुकसान के बाद एक संधि पर मसौदा तैयार किया गया। चांद बीबी ने बरार जो था वो मुगलों को दे दिया। कुछ समय बाद चांद बीबी ने बीजापुर के आदिल शाही, अहमदनगर के निजाम शाही और गोलकुंडा के कुतुब शाही सेनाओं से मिलकर बरार को वापस लेने के लिए उस पर आक्रमण किया, लेकिन अबुल फजल, शहजादा दानियाल और अंतिम में अकबर इस अभियान में शामिल होकर प्रथम अहमदनगर पर अधिकार कर लिया। फिर 1600 में खानदेश स्थित असीगढ़ किला पे वहां पे उसको अति कर लेता है। और इसी बीच में यहाँ पे जब अहमदनगर किला पर अधिकार करते रहेंगे उसी समय चांद बीबी का मृत्यु हो जाएगा। कहने का मतलब चांद बीबी भी पूरा प्रयास करती है उसका साम्राज्य उसके अधीन रहे, लेकिन यहाँ पे उसका साम्राज्य को उसके अधीन रहने नहीं दिया जाता है। और बीजापुर के शासक आदिल शाही ने मुगलों की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया। आपको पता होगा जब बहमनी साम्राज्य हम लोग देखे थे, तो बहमनी साम्राज्य यहाँ डिटेल में तो नहीं पढ़े, लेकिन बताया गया होगा कि बहमनी साम्राज्य जब टूटता है तो यही बीजापुर गोलकुंडा खानदेश ये सब में बढ़ता है। उसी को यहाँ पे मुगल जो है अपने अधीनता में ला रहे हैं। शहजादा दानियल के साथ अपनी पुत्री का विवाह बीजापुर के शासक आदिल शाह के ने मुगलों की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लेता, यानी उसका अधीनता स्वीकार कर लेगा और शहजादा दानियल जो उसका बेटा था उसके साथ वहां पे क्या कर देगा, शादी करवा देगा। दक्षिण में मुगल साम्राज्य में असीगढ़, बुरहानपुर, अहमदनगर तथा बहरार को यहाँ पे शामिल कर दिया। ये है यहाँ पे चांद बीबी। इस दक्षिण विजय के पश्चात अकबर ने सम्राट की उपाधि धारण कर ली। तो इस तरह से उत्तर भारत के साथ साथ यहाँ दक्षिण भारत में भी ये अपना कब्जा कर लेगा, इसलिए ये अब सम्राट का क्या कर लेता है, उपाधि धारण कर लेता है। असीगढ़ विजय की दक्षिण की अंतिम विजय सिद्ध हुई और 1602 में अत्यधिक मदिरा पान करने से शहजादा दानियल की आकस्मिक मृत्यु हो गई। तो इस तरह से उसका बेटा गयो। फिर है 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाने के कारण बीजापुर एवं गोलकुंडा सहित दक्कन के कई राज्यों ने अकबर पर पूर्ण अधिकार नहीं हो पाया। तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से दक्षिण जो है में अकबर का अधिकार हो गया था, बोलता है बीजापुर और गोलकुंडा सहित कई ऐसे दक्कन के राज्य थे जो कि अकबर के पूर्ण अधिकार में नहीं थे। तो इस तरह से ये इसका साम्राज्य है ना विस्तार था। प्रशासनिक पुनर्गठन भी आप इसको थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लेकिन इतना है ना हम लोगों के पास इतना समय नहीं है कि प्रशासनिक पुनर्गठन को हम लोग यहाँ पे देखें। थोड़ा सा बस इतना याद रख लीजिएगा, ये अपने पूरे साम्राज्य को कितने प्रांत में बांटता है, 12 सूबों में बांटता है। और इस तरह से यहाँ पे दक्कन विजय के बाद 3 सूबे यहाँ पे फिर से जोड़े गए थे और इस तरह से टोटल इनके शासनकाल में टोटल 15 सूबा होता है, बरार, खानदेश और अहमदनगर को जोड़ के। इसके द्वारा क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे वो लिखा हुआ है, कहीं आंसर लिखते समय अगर आवश्यकता पड़ जाए। दास प्रथा की समाप्ति 1562 में, अकबर को हरम दल से मुक्ति 1562 में, तीर्थ यात्रा समाप्त करता है 63 में, जजिया समाप्त करता है 64 में, राजधानी की ओर आगरे से फतेहपुर स्थानांतरित करता है, जो अभी नया राजधानी बनाया ना वो 1571 में बनाता है। इबादत खाना का निर्माण 1575 में बनाता है, जो कि हम लोग धार्मिक नीति में पढ़ेंगे। इबादत खाना में सभी धर्मों के लोगों का प्रवेश जो है 78 में करता है। मजहर की घोषणा आपका 79 में करता है। दीन इलाही आपका 82 में करता है। तो इस तरह से हम लोग इसका विस्तार है ना देख लिए। उम्मीद करते हैं आपको इनका विस्तार और सुदृढ़ीकरण समझ में आ गया होगा। अब है ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ तक हमको लग रहा है इसका राजपूत पॉलिसी और आपका धार्मिक नीति जो है अकबर का वो पढ़ना है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।